गुड मॉर्निंग बच्चों। हम 11th में बायोलॉजी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो बायोलॉजी जो है वो आपने, अब आपका रिज़ल्ट आ चुका है, आपने 10th पास कर चुके हो। 10th पास करने के बाद में अपने मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी के रूप में लिया है। तो हम इसी के बारे में जानते हैं कि बायोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आपकी बायोलॉजी में जो है वो 5 यूनिट है और 5 यूनिट जो है वो अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड है। तो टोटल मिला के आपके पास 31 चैप्टर है। ठीक है, तो आज हम अपनी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी फर्स्ट यूनिट जो है वो है जीव जगत में विविधता, यानी डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। अब जीव जगत में विविधता मतलब क्या होता है कि आप देखते हैं अपने आसपास कई सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, पेड़ पौधे भी उसमें शामिल होते हैं, है ना। तो अलग अलग प्रकार के हैं। यदि हम पेड़ पौधे को ही देख लो तो ऐसे कई पौधे होते हैं जो जिसका हम नाम भी नहीं जानते। ऐसे कई जंतु होते हैं, कई कीड़े होते हैं, कई जंतु होते हैं जिसके हमें नाम भी नहीं पता। अलग अलग आकार के होते हैं, अलग अलग आकृति के होते हैं, अलग अलग साइज शेप ये होता है, कलर होता है इनका। तो इसी को क्या कहते हैं? विभिन्नता या विविधता। तो ये होती है जीव जगत में विविधता। हम इसके बाद देख लेते हैं हमें फर्स्ट यूनिट में और क्या क्या पढ़ना है। तो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो 4 चैप्टर में डिवाइड है। हमारा फर्स्ट चैप्टर है सजीव जगत, सेकेंड चैप्टर जैविकीय वर्गीकरण, थर्ड चैप्टर है वनस्पति जगत और फोर्थ चैप्टर है जंतु जगत। इस प्रकार से फर्स्ट यूनिट को जो है वो 4 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। तो आज हमें पढ़ना है हमारा फर्स्ट चैप्टर सजीव जगत। लेकिन इस सजीव जगत को भी हम स्टार्ट करने के पहले हम देख लेते हैं कि बायोलॉजी क्या है। व्हाट इज़ बायोलॉजी? भाई आपने सब्जेक्ट लिया है, अपना मेन सब्जेक्ट आपका बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी होती क्या है? तो बायोलॉजी जो है वो विज्ञान की एक ब्रांच है। आपने 10th तक के साइंस पढ़ा हुआ है। साइंस किसे कहते हैं? हम किसी भी चीज़ का क्रमबद्ध यानी स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करना कहलाता है साइंस यानी विज्ञान। तो विज्ञान की ही एक शाखा के रूप में जन्म हुआ बायोलॉजी का। जो बायोलॉजी है वो 2 शब्दों से मिलके बना है, बायो प्लस लॉगस, है ना। तो बायो का मतलब क्या होता है? जीव, और लॉगस की मीनिंग अध्ययन। टोटल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी जीव का अध्ययन करने की शाखा कहलाती है बायोलॉजी। और ये जो बायोलॉजी है वो भी एक ग्रीक शब्द है। तो बायोलॉजी के जो जनक हैं वो है अरस्तु। ये अरस्तु जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विज्ञान को यानी कि जीव विज्ञान को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में, एक अलग विशिष्ट विज्ञान के रूप में स्थापित किया। और ये जो अरस्तु थे वो एक यूनानी दार्शनिक थे। लेकिन बायोलॉजी शब्द किसने दिया? लैमार्क ने। यानी जनक कौन है? अरस्तु। लेकिन बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने। अभी जो बायोलॉजी है उसकी मेन 2 ब्रांच थी, लेकिन एक नई तीसरी ब्रांच भी स्थापित हुई। तो हम तीनों ब्रांच के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि सबसे पहली ब्रांच जो है वो बॉटनी। बॉटनी यानी द स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी जिसके अंतर्गत आप पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं वो कहलाता है बॉटनी। इसी टाइप से सेकेंड ब्रांच है जूलॉजी। जूलॉजी यानी क्या? कि द स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी आप जंतुओं का अध्ययन करते हैं वह कहलाता है जूलॉजी। और थर्ड ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी, यानी जिसके अंतर्गत आप किसी सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब्स का अध्ययन करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया यानी जीवाणु, इसका अध्ययन करते हैं तो वो कहलाती है माइक्रोबायोलॉजी। जिस प्रकार बायोलॉजी के जनक अरस्तु हैं उसी प्रकार बॉटनी के जनक थियोफ्रास्टस हैं। जूलॉजी के जनक अरस्तु और माइक्रोबायोलॉजी के जनक जो है वह एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक हैं। ये तो हो गई बायोलॉजी की ब्रांच। अब आपको बायोलॉजी के बारे में थोड़ा नॉलेज हो चुका होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, यानी जीव जगत। इसके अंतर्गत हम जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अध्ययन करने के पहले एक प्रश्न आता है कि भाई जीवन क्या है? व्हाट इज़ अ लाइफ? तो लाइफ क्या होती है? तो लाइफ क्या है कि जीवित जो व्यक्ति होते हैं या जीवित जीवधारी होते हैं उनका एक संगठित रूप, वो क्या कहलाएगा? जीवन यानी लाइफ, है ना। प्रत्येक जीव का एक निश्चित आकार होता है, आकृति होती है। इसके अलावा उनमें वृद्धि, गतिशीलता, जनन, ऐसे कई सारे गुण उनमें पाए जाते हैं। तो उन्हीं का एक संगठित रूप क्या कहलाएगा? जीवन। अब ये जीवन जो होता है वो जो हम पढ़ रहे हैं तो हमारे मन में एक बात और आती है कि भाई लिविंग और नॉन लिविंग क्या होते हैं, यानी सजीव और निर्जीव क्या होते हैं।
तो आप लोगों ने 10th तक के पढ़ा है सजीव निर्जीव में अंतर, आपने बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं और आपको याद भी है। तो अब हम ऐसे लक्षणों के बारे में पढ़ते हैं जिसके कारण आप सजीव और निर्जीव में अंतर कर पाएंगे। तो ऐसे कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं सजीव में, उसी का हम अध्ययन करते हैं। तो हमारे पास में है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, यानी कौन कौन से लक्षण जो होते हैं वो किसी जीव में पाए जाते हैं, ऐसे कौन से लक्षण होते हैं। तो उन लक्षणों को आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक कंट्रोल, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, सेंसिटिविटी, एडॉप्टेशन और मूवमेंट। ये क्या है, सजीवों के लक्षण हैं। तो इन्हीं को हमें आज डीपली पढ़ना है। सबसे पहला लक्षण है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। आप सभी जानते हैं कि जो जीव की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका, है ना। यानी कोई भी जीव, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, सभी किससे मिलके बने हैं, कोशिका से। यानी कोशिकाओं ही उसकी क्रियात्मक इकाई है, चाहे वो अलग अलग प्रकार के क्यों ना हो। तो कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी उत्पत्ति और रचना एक समान है वो ऊतक कहलाएंगे, यानी टिश्यू। टिश्यू से मिलके क्या बनेंगे, ऑर्गन्स यानी अंग। ऑर्गन से मिलके अंग तंत्र बनेंगे, यानी सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स। जैसे आप प्रजनन तंत्र, पाचन तंत्र की बात करते हैं तो ये सब क्या है, एक सिस्टम है जो किससे मिलके बने हैं, ऑर्गन से। और इसी टाइप से विभिन्न प्रकार के सिस्टम मिलके क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म यानी जीव। ठीक है, और बहुत सारे जीव मिलके क्या बन जाएगा, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। ठीक है, और उसी टाइप से धीरे धीरे जो होता है वो इकोसिस्टम बनता है और बायोमास बनता है। तो ये क्या हुआ, मतलब कुल मिला के बात क्या आ गई कि सभी जीवधारी जो होते हैं वो कोशिका से मिलकर के बनते हैं। इसी प्रकार अगला लक्षण है प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है कि प्रत्येक जीव में अपने समान जीव को उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है, यही कहलाता है प्रजनन। अब एक कोश की और बहुकोश के जीवों में अलग अलग प्रकार का प्रजनन होता है। प्रजनन के भी अलग अलग प्रकार है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, ये सब हम बाद में डीपली पढ़ेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि जो एक कोश के जीव होते हैं, जैसे अमीबा, उसने भी क्या किया, अपने समान 2 अमीबा को उत्पन्न किया। आप इसे चित्र में देख पा रहे हैं। तो द्विखंडन विभाजन हुआ, बाइनरी फ्यूजन हुआ, जिसके कारण एक अमीबा से 2 अमीबा का निर्माण हो गया। इसी प्रकार से जो बहुकोश के जीव होते हैं उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन, वो भी अपने समान जीवधारी उत्पन्न करते हैं, यही कहलाता है प्रजनन। अगला जो लक्षण है वो है जेनेटिक कंट्रोल। सभी जीवधारियों में न्यूक्लियस यानी केंद्रक, जो कोशिका में जो केंद्रक होता है उसमें डीएनए पाया जाता है। यानी डीएनए क्या है, उसका एक कोड, एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है किसी भी जीवधारी में, और डीएनए या आरएनए पाया जाता है। तो ये जो डीएनए है वही एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करेगा और एक नए जीव के लिए किस प्रकार की प्रोटीन निर्मित होनी चाहिए उसका निर्माण करता है। यानी जो होता है ये प्रजनन के लिए मुख्य होता है डीएनए। कोई भी जीव जो पैदा हुआ है वो मर जाता है, एक समय के बाद में वो खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा, लेकिन फिर भी प्रजनन चलता है। क्यों चलता है, क्योंकि जेनेटिक कंट्रोल है। ठीक है, कंट्रोल और रेगुलेशन होता है, इसलिए प्रजनन चलते रहता है। इसके बाद में अगला जो है हमारा सजीवों का लक्षण वो है ग्रोथ यानी वृद्धि। हम सिंपल सी भाषा में बोल सकते हैं वृद्धि होती है। जैसे आपने कुछ किसी बीज को लगाया, बीज थोड़े दिन बाद क्या होगा, अंकुरित होगा, फिर अंकुरित होने के बाद में धीरे बड़ा होगा, एक नया पौधा बनेगा, पौधे के बाद में एक नया वृक्ष बनता है। तो ये क्या हुआ, उसकी हाइट में अंतर आया ना, तो वही कहलाता है वृद्धि। ठीक है, जैसे कि हम एक और एग्जांपल लेते हैं, हम आपका एग्जांपल लेते हैं। आपका जब आपके पेरेंट्स ने एडमिशन करवाया होगा तो नर्सरी में या फर्स्ट में करवाया होगा, है ना। तो ये क्या थे, आप पहले हाइट आपकी छोटी थी, आप छोटे थे, धीरे धीरे क्या हुआ, आपने संतुलित भोजन ग्रहण किया, आप में वृद्धि हुई, विकास हुआ, तो आप क्या हो गए, बड़े। आज आप 10th पास हो चुके हैं, तो क्या आपकी हाइट अभी और नर्सरी में थे तब की क्या सेम है, क्या नहीं ना। यानी क्या किया आपने, वृद्धि की, आपके शरीर में क्या हुई, ग्रोथ हुई। ठीक है, इसी प्रकार से अगला जो लक्षण होता है वो होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय। इसमें क्या होता है कि सभी जीवधारी कोशिका में जो होता है वो जो संपूर्ण रासायनिक प्रतिक्रिया होती हैं वही कहलाती है उपापचय। उपापचय के अंतर्गत रचनात्मक और विघटनात्मक दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। यानी सिंपल से हम देख लें कि जब कोई कोशिका में वृद्धि होती है, मरम्मत होती है, तो क्या होता है, एनाबॉलिज्म। ठीक है, लेकिन जब वहीं दूसरी तरफ जो होता है वो विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा का उत्पादन होता है, तब क्या होता है, कैटाबॉलिज्म, है ना। यानी दो स्टेप में होती है वो, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म।
हम देख लेते हैं कैटाबॉलिज्म को पहले। कैटाबॉलिज्म को अगर आपको याद करना है तो आप कट से याद रख लीजिए। कैटा यानी कट, है ना, यानी कोई भी पदार्थ, कोई भी भोज्य पदार्थ, कोई भी पदार्थ जो होगा वो अपने अवयवी भागों में यानी छोटे छोटे भागों में टूटता है, लेकिन साथ में एनर्जी रिलीज भी होती है। इसे कहते हैं आप कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म में जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं भोजन का। आपने भोजन ग्रहण किया तो आपने अलग अलग प्रकार का भोजन की ग्रहण किया। आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, आपने प्रोटीन खाया, है ना, आपने फैट्स खाया। तो बॉडी में जब वो जाता है तो जो हमारी आंत है तो कार्बोहाइड्रेट को वो किस रूप में ग्रहण करती है? ग्लूकोज के रूप में। इसी प्रकार से प्रोटीन को वो अमीनो एसिड के रूप में ग्रहण करेगी, यानी छोटे छोटे रूप में उसने क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब वो रक्त में पाया जाएगा तो, और साथ में क्या मुक्त होगी? एनर्जी। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि भोजन ग्रहण करने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये क्या हुआ? कैटाबॉलिज्म। आपने खाया कार्बोहाइड्रेट, लेकिन स्टोर किस रूप में हुआ? वो ग्लूकोज के रूप में। ठीक है, तो ये हुआ कैटाबॉलिज्म। अब आता है एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म यानी क्या? उसको आप सिंपल सा बोल सकते हैं बुल्ड होना, यानी निर्माण होना। तो इसमें क्या होता है? जो ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज के साथ में एनर्जी लगेगी और वो क्या हो जाएगा? स्टार्च में फॉर्मेशन हो जाएगा, उसका चेंज हो जाएगा वो। यानी ग्लूकोज सबसे छोटी इकाई होती है कार्बोहाइड्रेट की। तो क्या करता है वो? छोटे छोटे ग्लूकोज मिलेंगे और काय में चेंज हो जाएंगे वो स्टार्च में। तो इसका मेन काम क्या होता है? शरीर की वृद्धि करना और मरम्मत करना। ठीक, जिसके लिए पोषक पदार्थों से जीव पदार्थ के जटिल घटकों का संश्लेषण होता है। यही क्रिया कहलाती है एनाबॉलिज्म। और ये दोनों कंबाइंड रूप से क्या बोलेंगे आप? कैटाबॉलिज्म। ठीक है, अगला होता है और हाँ, एक चीज़ और, एनाबॉलिज्म में हम और देख सकते हैं एग्जाम्पल प्रकाश संश्लेषण का। आपको पता है प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन और जल से क्रिया करके क्या बना लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हुआ सरल पदार्थों से। सरल पदार्थ कौन कौन से हो गए इसमें? ऑक्सीजन, वाटर और सनलाइट, है ना। और क्या निर्माण हो गया? कार्बोहाइड्रेट का। तो ये क्या कहलाया? कौन सी क्रिया हुई यहाँ पर? एनाबॉलिज्म। ठीक है, वही हम भोजन ग्रहण करते हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है और क्या बनता है? सरल पदार्थ। तो ये जो क्रिया होती है ये कंबाइंड रूप से क्या कहलाएगी? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, आगे है अगला लक्षण उत्तेजनशीलता। उत्तेजनशीलता यानी क्या होता है कि कोई भी स्टिमुलेट, यानी जैसे मान लो कि हमें फील होता है कि हमें ठंड लग रही है, हमें गर्मी हो रही है ना। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर क्या होती है? नर्वस सिस्टम, है ना। तो हम अपने बाहरी वातावरण से जो होता है वो संवेदनाओं ग्रहण कर सकते हैं। जैसे आपको चित्र में दिया हुआ है कि एक आग के ऊपर कोई पॉट रखा हुआ है, तो उसको पकड़ने से क्या हुआ? झटका लगा, गर्म लगा, तो क्या हुआ? वो हाथ से छूट गया। तो ये गर्माहट क्यों हुई? क्योंकि हम हमारे अंदर जो होता है वो संवेदना ने ग्रहण किया, सेंस आया, है ना। ये क्यों आता है? नर्वस सिस्टम के कारण, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो ये भी उत्तेजनशीलता भी जो होती है वो क्या होती है? सजीवों का मेन लक्षण होती है। ठीक, अगला जो होता है वो होता है एडॉप्टेशन यानी अनुकूलन। एडॉप्टेशन या अनुकूलन क्या होता है? कि कोई भी जीवधारी, चाहे वो वनस्पति हो चाहे वो जंतु हो, कोई भी जीवधारी अपने जो पर्यावरण होता है उससे डायरेक्ट अटैच होता है। भाई हम भी अपने वातावरण से डायरेक्ट अटैच हैं, है ना। डायरेक्ट हम लोग क्रिया करते हैं उसके प्रति। जैसे मान लो ठंड लग रही है तो हम स्वेटर पहनते हैं, गर्मी हो रही है तो हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं। तो ये उसके अलावा क्या होता है? हमारी बॉडी में जब हमको बहुत देर तक धूप में रखा आता है तो हमारी स्किन जो होती है वो काली होने लगती है। तो ये सब क्या हुआ? एडॉप्टेशन, यानी हम बाहरी वातावरण से अपने आप में कुछ चेंजेस लाते हैं यदि हमें सर्वाइव करना है, यदि हमें जीवित रहना है। तो यही क्रिया कहलाती है अनुकूलन। जैसे कि आपने भालू के बारे में आप जानते होंगे, भालू जंगल में होता है, लेकिन साथ में भालू की एक अन्य प्रजाति जो होती है वो बर्फ में भी पाई जाती है। तो बर्फ में जब भालू पाए जाते हैं वो उस बर्फ में रहने के लिए उनकी बॉडी में क्या कर लिया? एडॉप्टेशन ला लिया, है ना, अपने आप को एडॉप्ट कर लिया। तो वो क्या हुआ? उस माहौल में, उस बर्फीले पहाड़ों पे आराम से रह सकते हैं। जैसे कि उनके कान बहुत छोटे होते हैं ताकि वो गर्मी से बच सके, है ना। तीव्र दांत होते हैं, दांत कैसे होंगे? तेज, ताकि वो आसानी से शिकार खा सके। इसके अलावा उनके जो पंजे होते हैं वो बहुत चौड़े होते हैं ताकि वो बर्फ़ में डूबे नहीं, है ना। इसके अलावा उनमें मोटे फर होते हैं, तो उसके कारण क्या होता है? वो गर्मी से अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, जो परत होती है वो मोटी होती है
तो ये सब क्या किया उस भालू ने, अपने आप को में अपने जो शरीर होता है उसमें चेंजेस ला लिया। इसी को बोलते हैं एडॉप्टेशन। जैसे आप कंगारू के बारे में जानते हो, कंगारू जो होता है वो अपनी थैली में अपने बच्चे को रखता है कुछ समय के लिए। तो वो क्यों? क्योंकि प्रीमेच्योर बेबी होता है वो, है ना, तो अपने थैली में उसने रख लिया। उसी टाइप से जो बंदर होते हैं अपनी पूंछ को वो पांचवें पैर के रूप में, यानी कि जो बंदर होते हैं अपनी पूंछ से वो बैलेंस बनाते हैं। इसी प्रकार से कंगारू भी जो होता है अपनी पूंछ से क्या करता है, पांचवें पैर के रूप में उसको यूज़ करता है बैठने के लिए। तो ये क्या हुआ? एडॉप्टेशन, यानी अपने आप में पर्यावरण के प्रति कुछ चेंजेस लाना, जिसके कारण जीव आसानी से उस वातावरण में सरवाइव कर सके, जीवित रह सके। तो ये कहलाता है एडॉप्टेशन यानी अनुकूलन। ये अनुकूलन जो होता है, कुछ अनुकूलन ऐसे होते हैं जो कम समय के लिए होते हैं, कुछ अनुकूलन जो होते हैं जो लंबे समय के लिए होते हैं। ठीक है, इसी आधार पर इनको दीर्घकालिक अनुकूलन और अल्पकालिक अनुकूलन भी कहते हैं। तो अब आपने जो देखा अनुकूलन, तो इसके आपने ये जो है वो पढ़ चुके हैं कि जीव में कौन कौन से लक्षण होते हैं, जिसके कारण आप उसे सजीव निर्जीव में अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अगला होता है गति यानी मूवमेंट। गति यानी आप देख रहे हैं जितने में बच्चे हैं वो गति कर रहे हैं, हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, है ना, एक्सरसाइज कर रहे हैं। ऐसे पेड़ पौधे भी जो होते हैं वो गति करना, यानी मेनली हम बोलते हैं अपना स्थान चेंज करना। लेकिन पेड़ पौधे अपना स्थान चेंज नहीं करते, लेकिन एक विशिष्ट प्रकार की गति होती है उनमें, विशिष्ट प्रकार के भाग होते हैं उनमें, जैसे पत्तियाँ, शाखाएं, वो सब हिलते डुलते रहती है, तो वो क्या हुई? गति। इसी प्रकार जंतु भी गति करते हैं। तो ये गति जो होती है वो भी सजीव का एक मेन लक्षण है। तो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके अलावा हम आगे जो पढ़ेंगे वो अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।